गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के लेक्चर हम समझेंगे फिजियोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में और कुछ हमारी मेडिकल टर्म है उनके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मीनिंग होता है नो ऑक्सीजन इन द टिश्यू। एनोरेक्सिया, इसका क्या मीनिंग हुआ? नो ऑक्सीजन इन द टिश्यू, जो हमारे टिश्यू है उसमें ऑक्सीजन नहीं होना, ऑक्सीजन का एब्सेंट होना। इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया मेडिकल टर्म में? एनोरेक्सिया। नो O2 इन द टिश्यू। उसके बाद फिर हमारा दूसरा टर्मिनोलॉजी है ब्रेडिकार्डिया। इट इज ए कंडीशन वेयर हार्ट रेट सो डाउन बिलो 60 ब्रीथ पर मिनट। ब्रेडिकार्डियम क्या हो रहा है? आपकी जो हार्ट रेट है वो ब्रेडी हार्ट रेट कितनी होगी? बिलो या लेस देन 60 ब्रीथ पर मिनट। लेस देन 60। इस कंडीशन को हमने क्या बोला? ब्रेडिकार्डिया। उसके बाद फिर ब्रेडिकार्डिया, फिर ब्रेडिपनिया। रेस्पिरेशन रेट बिलो नॉर्मल लिमिट 10 ब्रीथ पर मिनट। ब्रेडिपनिया में क्या आएगा आपका? इसमें क्या होगा आपका? रेस्पिरेटरी रेट RR is below normal limit। मीन्स कितना? 10 ब्रीथ पर मिनट है ना, 10 ब्रीथ पर मिनट। एक मिनट में कितना होगा? जैसे आपका नॉर्मल होना चाहिए कि वो हमारा 14 के अबव होना चाहिए, 16 से लेकर 20 तक इन एडल्ट में। पर आपका जो रेस्पिरेशन रेट है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर नॉर्मल लिमिट से कम हो जाएगा, 10 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमने मेडिकल टर्म में क्या नाम दिया उसका? ब्रेडिपनिया। ब्रेडी मतलब कम होना, जैसे हमने हार्ट में देखा था। ब्रेडिकार्डिया मतलब लेस देन होना, कम हो जाना, है ना। तो ब्रेडिपनिया, यहाँ पर पनिया का मतलब हो जाता है आपका रेस्पिरेटरी रेट। ब्रेडी मतलब कम होना, टेकी मतलब इंक्रीज होना। फिर दूसरा टर्मिनोलॉजी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट वॉल ऑफ द वेसल्स। जो आपकी ब्लड वेसल्स है उन पे, जैसे आपका जैसे कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? एक फ्लूइड का फ्लो हो रहा है ना, इसमें फ्लूइड। अब जो ये जो फ्लूइड है ये प्रेशर जनरेट कर रहा है किस पे? इसकी ब्लड वेसल्स की बॉल पर। तो जो बॉल पर जो ब्लड प्रेशर जनरेट कर रहा है उस टर्म को हम क्या बोल रहे हैं? ब्लड प्रेशर, है ना। इन सिंपल वर्ड में ब्लड प्रेशर इट इज द फोर्स, क्या है? ये फोर्स है एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, है ना। ब्लड एक अगेंस्ट किसके? इसके ब्लड वेसल्स, उसके ऊपर एक फोर्स डाल रहा है, एक प्रेशर डाल रहा है, उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं ब्लड प्रेशर। उसके बाद हाइपरटेंशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर अबव द नॉर्मल रेंज। अब यही प्रेशर एक नॉर्मल से क्या हो रहा है? एक्सेसिव हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। उस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया? हाइपरटेंशन। ना कई बार हम सुनते नहीं भाई टेंशन मत दे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना हम, है ना। तो हाइपर, और ये मेडिकल टर्म में टेंशन उधर से लिया, हाइपर टेंशन, है ना। हाइपर मतलब ज्यादा होना, इंक्रीज होना, और टेंशन आपका ब्लड प्रेशर, है ना। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना कितना हो जाएगा? नॉर्मल रेंज क्या है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर मोर देन नॉर्मल
रेंज है ना। तो एडल्ट का जैसे 120-80 नॉर्मल माना जाता है, पर मेडिकल प्रैक्टिकल के हिसाब से हम 130 तक उसको नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं, और एज पर एज के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है ना। तो एडल्ट में कितना हमारा 120-80 हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, फीमेल में 110-70 भी आ जाता है तो नॉर्मल है। और कंडीशन के हिसाब से हम देख सकते हैं, पर यदि इंक्रीज होता है 140 का अबव जाता है और मेल में 130 के ऊपर जाता है एडल्ट में, तो फिर वो इंक्रीज माना जाता है। यदि उनका एज ज़्यादा है, कोई 40-50 के अबव के पेशेंट है, नॉर्मल पर्सन है, तो 140 तक भी उनका हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। पर यदि उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन है उनको, और एक बार में कंसिडर नहीं करते। आप उसको 3 से 4 बार रीचेक कराओगे, यदि हर बार आपका इंक्रीज आ रहा है तब फिर आप टेस्ट वगैरह करने के बाद फिर आप मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका हाइपोटेंशन, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर बिलो नॉर्मल रेंज। हाइपोटेंशन में क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। हाइपो मीन्स कम, टेंशन मतलब आपका ब्लड प्रेशर। इसमें डिक्रीज इंक्रीज की जगह सिर्फ डिक्रीज करो। कितना हो जाएगा आपका, अपर का जो लिमिट आपका सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, हम उसको 2 में मेजर करते हैं, तो आपका जो दोनों तरफ से होना चाहिए। तो जैसे आपका हमने देखा है कि भाई नॉर्मल कितना 120 है, तो वो 120 की जगह आपका 100 आ रहा है ना, 100/50 आ रहा है, 160 आ रहा है, 90/60 आ रहा है, तो ये किस में आ जाता है आपका, हाइपोटेंशन में। उसके बाद फिर देखेंगे, हाँ, हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ टाइम द वेंट्रिकल ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर मिनट। हार्ट रेट मतलब 1 मिनट में हमारा जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो कितने टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उससे क्या होता है, हमारी हार्ट रेट जनरेट होती है। तो जितने मिनट में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 1 मिनट में जितनी बार, उतनी टाइम्स क्या हो रही है हमारी हार्ट रेट। जैसे 78 कर रहा है, 68 कर रहा है, 72, तो ये हो गया आपका हार्ट रेट पर मिनट। इसका टर्म है, इट इज द नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम वेंट्रिकल ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। HR, नंबर ऑफ टाइम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट पर मिनट, है ना, पर मिनट में कितनी बार आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद हाइपरथर्मिया, इट इज द इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर। हाइपरथर्मिया, हाइपर मीनिंग इंक्रीज होना, थर्मिया मतलब आपका टेम्परेचर। तो आपका टेम्परेचर का नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो जाना है, 100 के अबव चले जाना, उस कंडीशन को हम हाइपर टेम्परेचर बोल रहे हैं ना, हाइपरथर्मिया। तो उसमें भी 3 कैटेगरी रहता है आपका, मॉडरेट, सीवियर है, और किस तरीके का है ना, माइल्ड है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। हाइपरथर्मिया यदि 100 के आसपास से 99 है तो वो किस में आ जाता है, माइल्ड में। यदि इसके ऊपर जाता है, 101 हो गया, 102 हो गया, तो 2 तक किस में आ जाता है, मॉडरेट में। और यदि इसके ऊपर जाता है, 103 हो गया, 103 और 104, 5 या 6 तक, तो वो किस में आ जाता है, सीवियर में। तो माइल्ड है तो थोड़ा बहुत टेबलेट वगैरह खा के, कोल्ड स्पंजिंग करके, नॉर्मल रेस्ट वगैरह करने से ठीक हो सकता है। पर यदि 100 तक गया तो फिर टेबलेट वगैरह मेडिसिन लेना पड़ता है। उसके भी और ऊपर जा रहे फिर क्या, पेशेंट आपका सीवियर, पेशेंट को इन्फेक्शन है, तो उसके लिए फिर हायर एंटीबायोटिक वगैरह हमको प्रेफर करना पड़ता है ना। 102, 103 के सीवियर केस में जा रहे हैं तब, तो उसको अदर इन्फेक्शन है वो उससे एसोसिएटेड है, जैसे फिर लंग्स का कोई इन्फेक्शन है, रीनल का कोई इन्फेक्शन है, या कुछ इंजुरीज वगैरह हुई है, डायबिटिक पहले से डिसीज है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हाइपोथर्मिया, इट इज द सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हाइपरथर्मिया का और आपका बॉडी टेम्परेचर वो नॉर्मल रेंज से कम हो रहा है। नॉर्मल रेंज कितना है हमारा, कितना है टेम्परेचर का नॉर्मल रेंज, हम्म
96 से कम हो जाना, 97 98 तक नॉर्मल रेंज रहता है ना 96, तो 96 4 आ रहा है, 93 आ रहा है, 92, तब क्या हो रहा है हाइपरथर्मिया, मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड हो गया। उस टर्म को, उस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया, हाइपोथर्मिया। उसके बाद हाइपोक्सिया, लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन टिश्यू। हाइपोक्सिया का मीनिंग क्या होता है, लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन टिश्यू, आपकी जो टिश्यू है उसमें ऑक्सीजन का कम हो जाना, उस टर्म को हम बोल रहे हैं हाइपोक्सिया। लैक ऑफ O2 इन द टिश्यू। अब जैसे हमारा हार्ट है, कार्डियक है ना, और लंग्स, लंग्स से क्या होता है आपका, सुपीरियर इन्फीरियर वेना के वहाँ होती है, पल्मोनरी आर्टरीज होती है, उधर से क्या आ जाता है आपका, प्यूरिफिकेशन होने के बाद ऑक्सीजन आ जाता है ब्लड में, और जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आने के बाद पूरे होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो वाला ब्लड सर्कुलेट होता है, और जो डी ऑक्सीजनेट है वो वापस आ जाता है, वापस से प्यूरिफिकेशन होता है, O2 का एक्सचेंज होता है लंग्स में जाने के बाद, और फिर से वही प्रोसेस कंप्लीट होता है, ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो अब जैसे ले जाने का काम किसका होता है, आपका बेंस का, और आपकी आर्टरी से उसको वापस लेके आती नहीं, बेंस वापस लेके आती है, आर्टरी लेकर के जाती है, तो तब आपका जो ब्लड आ रहा है ना, तो वो क्या हो जाता है, जैसे आपका कहीं टिश्यू है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने की वजह से इधर से आपका हाथ कट हो गया, और जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो भी रप्चर हो गई है, तो आपका इस साइड से इस साइड ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप देखते हो कि उधर का जो टिश्यू है वो बॉडी आपकी धीरे धीरे करके नीली पड़ने लगती है, बाद में फिर ब्लैक हो जाती है, वहाँ पर फिर हाथ हमारा सड़ने लग जाता है या सूख जाता है, वैसा हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया, टिश्यू में ऑक्सीजन का कम होना। जैसे कि हमको भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए ना, टिश्यू को, बॉडी हमने देखा सेल्स, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बना है, तो सबको ऑक्सीजन लगता है, तो वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाता है, सेल्स का डेथ होने लगता है, तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला, हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। ये आपका हाथ इधर से टाइट बांध देंगे, ठीक है, इतना टाइट कि इधर तक ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, हाँ, तो आपका हाथ पूरा नीला पड़ जाएगा, बाद में काला पड़ जाएगा, तो इस टर्म को क्या बोला, एग्जांपल से याद रखोगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, हाइपोक्सिया। फिर हाइपोसीमिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लड में ही ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्यों हो रहा है, आपका लंग्स जो है प्रॉपर तरीके से उसको वो नहीं कर पा रहे हैं ना, लंग्स का फंक्शन हो गया। जैसे अभी कोविड था, तो कोविड में क्या हो रहा था, जो एल्वियोली वगैरह लंग्स की है उनको वो इन्फेक्शन की वजह से डैमेज कर रहा है, तो लंग्स अपना जितना फंक्शन करना चाहिए 100% उतना नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिससे आपको डेफिशिएंसी हो रही है, तो आपको तो ये आ जाता है आपके हाइपोक्सिया में, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, हाइपोसीमिया। लैक ऑफ O2 इन ब्लड। उसके बाद अगला टर्म है फिर हमारा हाइपोसीमिया, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया मीन्स फीवर, पायरेक्सिया मतलब फीवर, टेम्परेचर, तो यदि ज्यादा हो जाता है तो क्या बोलते हैं हम, हाइपर पायरेक्सिया, और कम हो गया तो हाइपोपायरेक्सिया। थर्मिया और पायरेक्सिया दोनों वर्ड एक ही होता है ना, पायरेक्सिया का मीनिंग भी वही होता है, थर्मिया का मीनिंग भी टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या, इट इज द मैकेनिज्म बाय विच एयर इज एक्सचेंज बिटवीन द ह्यूमन बॉडी एंड एटमोसफेयर। क्या होता है, आपकी ह्यूमन बॉडी और जो आपका एटमोसफेयर है उसके बीच क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन O2 को इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, तो आपस में एक्सचेंज हो रहा है एटमोसफेयर के बीच और आपके बीच।
तो इस टर्म को क्या बोल रहे हैं हम, रेस्पिरेशन, इनटेक और एक्सेल, है ना, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, है ना, दोनों टर्म का इसमें यूज कर सकते हैं, या इनहेल और एक्सेल। इनहेल मतलब O2 को लेना और CO2 को एक्सेल करना, बॉडी से बाहर निकालना। उसका टेम्परेचर, इट इज द मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सप्रेस इन द डिग्री, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 और 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या है, मेजरमेंट ऑफ हीट, आपकी बॉडी का जो हीट है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम इसको एक्सप्रेस करते हैं किसमें, डिग्री में या सेंटीग्रेड में। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना आ जाता है आपका, फ़ारेनहाइट में आता है 98.6 और रेंज में आ सकता है 97 98 तक है तो नॉर्मल है, और डिग्री सेल्सियस में आ जाता है आपका 36 37। और फिर अगला टर्म हमारा टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया, इट इज़ द कंडीशन वेयर हार्ट रेट इज अबव देन नॉर्मल रेंज, आपकी जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो जाना, इस टर्म को हमने क्या बोला, टेकिकार्डिया। कितना, अबव 100 के ऊपर जाना ना। और टेकिपनिया, टेकिपनिया रेस्पिरेटरी रेट अबव नॉर्मल लिमिट, रेस्पिरेटरी रेट है जो और मतलब आपका 28 30 के ऊपर जा रहा है, 30 के ऊपर जा रहा है एडल्ट में, तो आपका आ जाता है टेकिपनिया में। टेकिपनिया, हार्ट रेट इज respiratory rate above normal limit, respiratory rate above normal limit। इतना समझ आया? अब देखते हैं वाइटल साइन के बारे में। Vital signs are the indicator of body's physiological status and response to physical environment and psychological stressors. The vital or cardinal signs are the body's temperature, pulse, respiration, and blood pressure. These signs help to reflect change in the body, which may not be observed. Any difference between client's normal baseline measurement and actual present vital sign indicate nurse to do necessary medical care एंड इनिशिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। वाइटल साइन क्या होते हैं, हमारी वाइटल्स जो ऑर्गन है उनका फंक्शन वगैरह कैसे चल रहा है उस सबको इंडिकेट करते हैं, आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और क्या हुआ, वाइटल साइन क्या होते हैं, हमारी बॉडी के जो कार्डियक वाइटल ऑर्गन हमारे मेन ऑर्गन है उनका फंक्शन क्या चल रहा है उसको इंडिकेट करने में, और उनको नॉर्मल फंक्शन है, एबनॉर्मल फंक्शन है, हार्ट का हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो उसको इंडिकेटर होते हैं। जैसे कि भाई हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और हमको टर्न लेना है तो हम एक इंडिकेटर देते हैं कि लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है। ऐसे क्या होता है, यदि हमारी बॉडी में कुछ भी एक मतलब कि इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी एबनॉर्मलिटीज हो रही है हमारी बॉडी के ऑर्गन में, तो वो क्या करते हैं, वाइटल साइन एक इंडिकेट देते हैं, भाई आपको संकेत देते हैं भाई आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहा है। जैसे भाई ब्लड प्रेशर आपका चेंज हुआ है तो आपका कार्डियक में कुछ डिफॉर्मिटी है, उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं उसकी वजह से हो रहा है, या आपका रेस्पिरेशन चेंज हुआ तो रेस्पिरेशन क्यों, आपका लंग्स का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर फंक्शन हो रहा है। उसके बाद जैसे आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर में इन्फेक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इंटरनल बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है उसकी वजह से, तो हम उससे एक रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे चेंजेस को, तो हम इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके बाद फिर एक बेसलाइन हमको मेजरमेंट करके एक डाटा बना करके क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हम वाइटल साइंस चेक करने के बाद, और फिर हम क्या कर सकते हैं उसको पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, है ना। ब्लड प्रेशर कम है तो फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का, या फीवर है तो फिर उसका मेन कॉज क्या है फीवर का, वो सब फाइंड आउट करके लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह करा के और फिर हम उसको मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए क्या करना होता है, हमको वाइटल साइन पहले पता होना जरूरी है।
When and how frequently to measure client's vital sign is the chief nurse judgment and depend upon the client's status, physical order, and established standard. The nurse measure all four vital sign as per routine physical assessment as well as can check when notice change in client status. Even she can measure single vital sign for purpose of reviewing a specific aspect of client condition. For example, before giving a digoxin, nurse will palpate the pulse, heart rate. क्या होता है, जैसे हमको रूटीन तो वाइटल साइन चेक करना है, कोई भी पेशेंट आए तो भी करना है, और हम जब भी ड्यूटी पर जा रहे हैं, हमारी शिफ्ट चेंज हो रही तो हमने पेशेंट का हैंड ओवर लिया और वाइटल साइन हमको चेक करना होता है, जाने से पहले भी और आने के टाइम, है ना। तो दोनों टाइम हम करते हैं। उसके बाद फिर जैसे आप आईसीयू में हो तो आपका पेशेंट जैसे कोई कार्डियक का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, तो हमारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम उसको जो भी डॉक्टर का फिजिशियन का ऑर्डर है कि भाई 2 आवर लिया, 3 आवर लिया, आपको चेक करना है, तो वैसे भी आपको चेक करना होता है ना, एज पर आपका नॉर्म और कंडीशन के हिसाब से फिजिशियन का जो भी ऑर्डर है उसके हिसाब से भी आपको चेक करना होता है। और ऐसा पेशेंट जो जिसको कुछ मेडिसिन चल रहा है, जैसे भाई किसी को आपका नोरेट डोपर चल रहा है जो कि क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो तब भी हमको चेक करना है आपको हर घंटे में या 2 घंटे में भाई पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है उसमें इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो किसी को जैसे कार्डियक मेडिसिन वगैरह दिया, या किसी को कम करने का हमने मेडिसिन दिया, या किसी को ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का दिया, तो हम उसके 1 घंटे आधे घंटे बाद चेक करेंगे भाई कम हुआ कि नहीं हुआ है ना, या इंक्रीज करने का दिया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ कि नहीं, कि दवा जो मेडिसिन जो भी हमने दी वो उसका अफेक्ट हुआ कि नहीं। यदि नहीं हुआ तो फिर हम उसमें और कुछ चेंज करके दूसरे वैरायटी के देंगे, है ना। तो उसके लिए भी हमको चेक करना होता है। तो ये हो गया हमारे नॉर्मल वाइटल साइन का इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम देखेंगे गाइडलाइन फॉर द टेकिंग वाइटल साइन। वाइटल साइन चेक करने के पहले क्या क्या गाइडलाइंस होती है उनको हमको फॉलो करना है। नर्स केयरिंग द क्लाइंट Nurse carrying the client must take vital sign of the client and make her judgment by critical thinking. नर्स को क्लाइंट जो पेशेंट है उसका वाइटल साइन चेक करना चाहिए जरूर से, और वाइटल साइन क्लाइंट मेक जजमेंट बाय क्रिटिकल थिंकिंग, पेशेंट का जो भी थिंकिंग है उसके हिसाब से उसको जजमेंट करना चाहिए, उसके हिसाब से आप उसको बाद में ट्रीटमेंट दे सकते हो, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट नीड फॉर द चेकिंग वाइटल साइन मस्ट बी वर्किंग कंडीशन, इट विल एंश्योर एक्यूरेट रीडिंग। जब भी आप वाइटल साइन चेक कर रहे हो पहले आपको एंश्योर करना है, पहले चेक करना है कि आप जो भी ऑर्गन बोल रहा हूँ, जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है ना। एंश्योर कर लेना, आपको कंफर्म करना है उसके बारे में, उसके बाद ही आपको चेक करना है। नहीं तो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर रीडिंग नहीं आ रही हो और आपने चेक कर लिया और पेशेंट को मेडिसिन दे दिया जबकि उसका नॉर्मल था, तो पेशेंट वैसे ही मर जाएगा, है ना। तो वो हमको चेक करना है भाई प्रॉपर उसका है या नहीं है। Nurse should have up-to-date knowledge to identify abnormalities and abnormalities in the vital sign। नर्स को नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, नॉर्मल रेंज क्या है, एबनॉर्मल रेंज क्या है ना, वाइटल साइन वगैरह का, वो सब उसको नॉलेज होगा तो प्रॉपर उसको भी पता होगा कि भाई ये वाइटल साइन नॉर्मल है, रेंज एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। तो नॉलेज नर्स को भी अप टू डेट नॉलेज होना जरूरी है। नॉर्मल रेंज ऑफ वाइटल साइन में वेरी फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंडिंग अपॉन द एज, ऑक्यूपेशन। Example, pulse rate 62 breath per minute is considered normal for athletic person. Similarly, blood pressure value varies with age as normal value serve as baseline data. Nurse must have knowledge। इसमें बताया कि भाई जो आपका पेशेंट है, क्लाइंट है, उसका एज, सेक्स और ऑक्यूपेशन के हिसाब से क्या हो सकता है, उसका पल्स रेट, हार्ट रेट सब अलग अलग हो सकता है ना। जैसे कोई फीमेल है तो उसका एज कंपेरिजन मेल से थोड़ा सा कम रहेगा,
कोई जैसे थोड़ा बॉडी बिल्डर है, एथलीट्स है, तो उसका ज़्यादा रहेगा बॉडी साइज, उसकी जगह जैसे कोई थिन है, दुबला पतला है, तो उसका थोड़ा कम होगा, है ना। तो बॉडी के हिसाब से भी हमको पेशेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि भाई उसको कम आ रहा है तो हमने बोला कि यार ये तो एडल्ट है, एज ग्रुप भी वही है, फिर इसका कम आ रहा है ना, तो हम ऐसा मेडिसिन नहीं दे सकते। तो हमारा बॉडी के हिसाब से भी अलग अलग हो सकता है और जेंडर के हिसाब से। उसके बाद फिर अगला हमारा nurse should have thorough knowledge about the client status, history, diagnosis, therapies of medication as illness or treatment cause, predictable vital sign change. For example, client admit with organophosphorus compound poisoning is getting atropine and as therapeutic measure, his pulse rate 60 breath per minute is considered normal. नर्स को ये भी पता होना चाहिए कि जो पेशेंट है वो उसका डायग्नोसिस क्या है, क्या उसका हिस्ट्री, वो क्यों एडमिट हुआ है ना। तो कई बार जैसे ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या कोई किसी ने पॉइजन वगैरह लिया है, तो उसका जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो कितना रहता है, थोड़ा सा जनरली हम देखते हैं कि उसका हार्ट रेट कम हो रहता है, 60 ब्रीथ पर मिनट आ रहा है, तो वो एक नॉर्मल समाचार है, क्योंकि उसने ऑलरेडी पॉइजन लिया है। तो पॉइजन की वजह से क्या हो रहा है, वो कॉज कर रहे हैं हमारे हार्ट को भी, है ना, हार्ट की वॉल को वो कर रहा है ना, इरिटेट कर रहा है उधर जाके, तो हार्ट का फंक्शन वैसे ही कम हो जा रहा है। या कोई जैसे ऑलरेडी मतलब जिसका हार्ट रेट इंक्रीज रहता है, जैसे कोई आपका ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है या कार्डियक का कोई उसको प्रॉब्लम है, तो उसके हार्ट रेट में क्या अल्ट्रेशन ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कोई बोलते हैं मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा इतना ही रहता है, कोई बोलता है हार्ट रेट मेरा जनरली इतना ही रहता है, तो वो एक नॉर्मल में हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमको पहले से पता होगा कि ये पेशेंट है, इसको ये डिसीज है, तो उसके हिसाब से वो नॉर्मल आ जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्राई टू कंट्रोल और मिनिमाइज द फैक्टर अफेक्टिंग वाइटल साइन, monitoring blood pressure immediately after exercise may not reveal client's exact health status. जो हाँ, कुछ फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, वाइटल साइन को अफेक्ट करते हैं ना, तो उनको हमको मिनिमाइज करना है, कंट्रोल करना है। कैसे? जैसे कि आप कोई वर्कआउट करके आए हो या 4-5 मंजिल ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो या फिर रनिंग करके आए हुए, कुछ एक्सरसाइज करके आए, तो आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन सब में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, सब आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे कि कोई वर्कआउट वगैरह करके आया है ना, रनिंग वगैरह करके आया, तो हम डायरेक्ट उसका ब्लड प्रेशर चेक नहीं करेंगे, पहले उसको बोलेंगे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, फिर आपको चेक करना है, क्योंकि कोई वर्कआउट करके आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह इंक्रीज हो ही जाएगा। तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। In order to ensure accurate reading of vital sign, nurse should follow step by step procedure. आपको सही रीडिंग लेना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, वाइटल साइन को स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर चेक करना होगा, है ना, कि जैसा भी आपका सीक्वेंस है उसके हिसाब से। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग वाइटल साइन डिपेंड मेनली ऑन क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। इफ द कंडीशन डिटेरियोरेट्स, नर्स में मॉनिटर इट मोर फ्रीक्वेंटली विदाउट आस्किंग द फिजिशियन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें भाई अपना दिमाग भी लगाना है। यदि पेशेंट का कंडीशन खराब है और फिजिशियन नहीं है ना, ज़्यादा पेशेंट का कंडीशन खराब है, भाई टर्मिनल इल पेशेंट, आईसीयू पेशेंट है, हो सकता है वो हाइपोटेंशन में हो, है ना, नोरेट डोपा सिरिंज पंप चल रहा हो, तो हमको खुद से ही उसका प्रायोरिटी के हिसाब से हमको खुद से ही 2-3 घंटे में उसका ब्लड प्रेशर बार बार चेक करते रहना चाहिए विदाउट डॉक्टर के ऑर्डर। हो सकता है डॉक्टर नहीं हो या कुछ, तो हमको खुद से ही चेक करना होता है, हमको खुद से ही आना चाहिए उतना। वाइटल साइन आर द इम्पोर्टेंट टूल फॉर डूइंग क्लाइंट्स ऑनगोइंग असेसमेंट। क्लाइंट का जो भी ऑनगोइंग असेसमेंट चल रहा है उसको प्रॉपर करने के लिए और इफेक्टिव तरीके से देने के लिए। जैसे कि हमने कल उसको भाई ब्लड प्रेशर का कोई मेडिसिन दिया एग्जाम्पल के लिए, और आज हमने देखा है कि उसका ब्लड प्रेशर अभी ठीक आ रहा है या उसका ब्लड प्रेशर उस मेडिसिन से बहुत ज़्यादा होने लगा, तो हम उसकी जगह थोड़ा कम एमजी का या कोई अलग कैटेगरी का मेडिसिन उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेडिसिन के ऑनगोइंग जो ट्रीटमेंट है उसको भी प्रॉपर तरीके से देने के लिए भी हमको वाइटल साइन चेक करते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सिग्निफिकेंट चेंज इन वाइटल साइन मस्ट बी इन्फॉर्म टू सीनियर नर्स एज वेल एज टू कंसर्न फिजिशियन। एबनॉर्मलिटीज इन वाइटल साइन हेल्प द फिजिशियन टू रिपीट द मेजरमेंट।
यदि आपको पेशेंट के उसमें चेंजेस देखने को लग रहा है ब्लड प्रेशर में और आपको कंफर्म नहीं है, तो कभी भी कहीं भी जॉब कर रहे हो इतना याद रखना कि भाई आपको गलत नहीं बताना है। जो आपका सीनियर स्टाफ या फिजिशियन उनको बोलना है सर या मैडम मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिए, मुझे इतना लग रहा है तो आप यहाँ पर चेक कर लो। नहीं तो आपने पेशेंट का वाइटल साइन आ रहा था कुछ और आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया कि सर इतना आ रहा है और उन्होंने उठा के उसको मेडिसिन दे दिया जबकि उसको था ही नहीं वैसा, है ना, तो और भी पेशेंट आपका इल हो सकता है और क्रिटिकल हो सकता है ना, इवन डेड भी हो सकती है। तो इस बात का आपको उसमें इम्पोर्टेंट आपको विशेष ध्यान देना होता है कि भाई आपको नहीं समझ आ रहा है तो कभी भी गलत मत बताओ या उनको सीनियर स्टाफ को बता दो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप चेक कर लो। ठीक है। नर्स कैन टीच द फैमिली मेंबर अबाउट असेसिंग द वाइटल साइन। नर्स को पेशेंट को जो फैमिली मेंबर है उनको भी बताना चाहिए कि भाई कैसे आप वाइटल साइन चेक कर सकते हो, ताकि जब पेशेंट घर पे रहेगा तो कुछ जो स्टाफ रहते हैं उनको जैसे ब्लड प्रेशर बताए कि आपको हफ्ते में या डेली आपको चेक करना है या शुगर करना है, तो उनको हम बता सकते हैं फैमिली मेंबर को कि इस तरीके से आप कर सकते हो ताकि उनको भी आसानी हो जाए। पर्पस देख लेते हैं फिर बाकी का कल समझेंगे। पर्पस ऑफ असेसिंग वाइटल साइन, क्या इसका पर्पस हो सकता है, क्यों करते हैं, क्या पर्पस होगा, ऐसा क्या पर्पस होता है वाइटल साइन चेक करने का? बोलो। और क्यों चेक करते हैं ज्योति? फिजिशियन को हेल्प करने में कि प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा। पहला है तो टू डिटरमाइन चेंज इन द क्लाइंट स्टेटस। जो आपका पेशेंट है मान लो कि वो पहले से एडमिट है, उसका कोई स्टेटस वगैरह चेंज तो नहीं हुआ है उसका, है ना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो नहीं हुआ, पल्स रेट वगैरह कम या ज़्यादा तो नहीं हुआ है, उसका स्टेटस नॉर्मल है या कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, चेंजेस तो नहीं, वो सब देखने के लिए। टू रिकॉग्नाइज वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल एंड सिग्निफिकेंस। टू रिकॉग्नाइज वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल एंड इट्स सिग्निफिकेंस, उसका जो नॉर्मल रेंज है उसको पता करने के लिए भाई अभी नॉर्मल था अब ये एबनॉर्मल हो गया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है वो, उसका क्या उस पर प्रभाव हो रहा है ना, वो सारी चीज़ देखने के लिए। टू हेल्प फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब राइट ट्रीटमेंट। जो फिजिशियन है उसको भी हम वाइटल साइन में पूछते हैं भाई नर्स से क्या वाइटल साइन है, तो हम जैसा वाइटल साइन बताएंगे उसके हिसाब से फिजिशियन उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, है ना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा कुछ होगा तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देगा। तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ 10 में से अप्रोक्स हमारे 3 पेशेंट को देखने को आपको मिल जाता है ना, ये इंडिया में रेशियो है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, तो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ इंडिया में पेशेंट को रहता है। ठीक है, तो ये कॉमन डिसीज है, जनरली आपको हर फैमिली मेंबर में 1-2 पर्सन को, जैसे 10 लोग हैं पूरे तो उसमें 1-2 लोगों को हो जाता है ना। चलो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।